जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसका ब्लेड की लेंथ सिर्फ 2.5 इंचेस है, जिसको यूज़ करते हुए वो उसकी जो पूरी जो सर है वो सेपरेट कर देता है उसकी। ओवरऑल हमारे लिए एक टेस्ट केस था। डिफेंस जो है उसने भी एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। 450 केसेस अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस के और हैं तो वो तमाम क्रिटिकल नेचर के, जो कपड़े थे उन पे स्टेन्स, वो ब्लड स्टेन्स थे। सारे सिनेरियो के दौरान पुलिस को एक कॉल नहीं की जाती। पेरेंट्स दोनों की, एक की 23 मिनट की बात होती है, एक की 17 मिनट्स की बात होती है। हमें भी अपने जो स्टूडेंट्स है उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है। हल्की सी कॉन्ट्राडिक्शन भी आपकी आई तो आपका केस ख़त्म। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस के अंदर डेथ पेनल्टी एक हमारे लिए जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा नाम हसन अब्बास है और मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर मेरी 2021 जनवरी के अंदर इंडक्शन हुई है। जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट के अंदर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम कर रहा हूँ लास्ट 7 मंथ्स के अंदर, और इसी लास्ट 7 मंथ्स में मैंने जो नूर मुकद्दम केस है उसका पूरा जो ट्रायल है वो एज अ प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट मैंने जो है वो कंडक्ट किया। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि हम लोग पहले ये कहते हैं कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन का आपस में एक लाइजॉन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मुकदमात में वो जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। लेकिन इस केस के अंदर मैं ये कहूँगा कि हमारा जो शुरू से जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं, जो मेरे हेड हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ कंटिन्यूसली जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे और जो आईओ था वो इन लाइजन थे। लेकिन इस केस को मैं ये कहूँगा कि प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेट शुरू से बड़े अच्छे तरीके से किया, कि जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मली मर्डर के केसेस के अंदर भी आपकी जो फोरेंसिक टीम होती है वो नहीं होती, मिसिंग होती है। लेकिन इसके अंदर ये हुआ कि जैसे ही ये अकरेंस के बारे में पता लगा तो उन्होंने वो जो क्राइम सीन है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया, और जो क्राइम सीन ऑफिसर हैं मोहम्मद इमरान, जिनको हमने यहाँ पे एज अ विटनेस भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने आके वो सारा क्राइम सीन देखा। उसके अंदर जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल उनको इम्पॉर्टेंट लगा, जिनको लेबॉर्ट्री भेजना था, उन्होंने जिस तरह वेपन ऑफ ऑफेंस है, एक नकल मिला था, आयरन नकल, पिस्टल और मैगज़ीन और चीज़ें जो है मतलब अंडर नेल स्वैप्स थे उसके, वो कलेक्ट किए। तो वो चीज़ें कलेक्ट की। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ों में जो है प्रोसिक्यूशन के साथ इन कांटेक्ट रहे कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसा डीवीआर है तो डीवीआर के अंदर जो एक्यूज़ नज़र आ रहा है उसकी फेशियल फीचर्स की मैचिंग होना, ये सारी चीज़ें जो है वो इन कांटेक्ट रहीं। मेरे पास ये केस जो है वो तब आता है जब यहाँ पे चालान जो है मेरी कोर्ट में आ जाता। उसके बाद जो है वो मेरे जो प्रोसिक्यूटर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, उन्होंने मुझे ऑथराइज़ किया कि आप इसको कंटिन्यू करें। इन केसेस के अंदर जो है ना वो विक्टिम का जो स्टेटमेंट है और उसका रोल जो होता है वो सबसे अहम होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस। इस केस के अंदर तो एक चीज़ ये भी थी कि मर्डर भी साथ इन्वॉल्व था रेप के ऑफेंस के साथ, बल्कि यहाँ पे बाकी जो केसेस आते हैं उसके अंदर नॉर्मली जेंडर बेस्ड ही होते हैं कि रेप होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ये मर्डर भी साथ कनेक्टेड होता है। तो उसमें अक्सर जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लॉ की कि 164 की स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए तमाम विक्टिम्स की। अब अक्सर केसेस हमारे पास सामने आते हैं कि वो ही एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही वो फुलफ़िल नहीं होती, 164 की स्टेटमेंट नहीं होती, फिर मेडिकल टाइमली नहीं होता, डिले होता है। इस केस में ये था कि ये बहुत प्रॉम्प्ट था कि जिस तरह 10 बजे जो है वो कंप्लेनेंट कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और 11:30 बजे जो है वो FIR हो चुकी थी। हमें बहुत इशू आता है कि विटनेसेस जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते उसके अंदर। मतलब एक विटनेस जो है अगर वो पुलिस ऑफिसर है और वो ऑपरेशन के अंदर जो है वो अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जब कोर्ट में आए तो वो जो क्वेश्चंस उसको पुट हुए हैं वो उसके ठीक तरीके से आंसर्स करे। तो हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि उसको एक तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है, जो उसकी स्टेटमेंट होती है, पहले उसको वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसने वो बोलनी है और फिर वो लिखी जानी है। हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। अगर तो उसके मुंह से निकलेगा, क्योंकि वो विटनेस है, ऑन ओथ वो बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का जब मरहला आता है तो उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगले वकील ने क्या सवाल पूछने। तो हमने उसको मतलब प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि हमने ये भी बताना है कि क्या स्टेटमेंट है और फिर ये भी बताना है प्रीएम्प्ट करके कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सी बीच में जो है वो इश्यूज़ हैं जिसको आपने किस तरह से कवर करना है, एक्सप्लेन करना है उन चीज़ों।
मैंने भी बहुत सुना कि जी प्रोसिक्यूशन जो है उसको डिफरेंट किस्म की ऑफर्स आएंगी या थ्रेट्स आएंगे, बट ऑनेस्टली मुझे ना इस केस के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है ऑफ़र आई ना। मतलब अगर आपकी जो रेपुटेशन है वो ये है कि मतलब ये बिकेगा नहीं, इसको आप जितना भी धमकाएं, ये इसने अपना काम उस तरह से करना है, तो दे विल नॉट अप्रोच यू एट ऑल, क्योंकि उनको पता है कि उनके केस के लिए डेट्रीमेंटल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी है कि उसमें ना मुझे किसी किस्म के थ्रेट्स आए। हाँ, एक ओवरऑल हमारे लिए एक टेस्ट केस था। हमारे लिए ये चीज़ केस इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि एक ऐसे बंदे ने ये मर्डर कमिट किया और इतना ब्रूटली मर्डर कमिट किया जो कि एक हाई क्लास ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। वो इतना ब्रूटली मर्डर करता है कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसका ब्लेड की लेंथ सिर्फ 2.5 इंचज़ है, जिसको यूज़ करते हुए वो उसकी जो पूरी जो सर है वो सेपरेट कर देता है उसकी बॉडी से। जो मर्डर के केसेस नॉर्मली हम यहाँ पे देखते हैं उसके ट्रायल को कंक्लूड होने के लिए साल लग जाता है, ज़्यादा भी लग सकता है, 2-3 साल से भी पेंडिंग है। लेकिन इस ट्रायल के अंदर जो है ये बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि फास्टेस्ट ट्रायल जितना हो सकता था उतना किया। प्रोसिक्यूशन का भी एक बड़ा रोल है, लेकिन बाकी चीज़ें भी जो हैं इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। जैसा सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया ट्रायल कोर्ट को कि आपने 2 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करना है। अब डायरेक्शन आ गई, उसमें जज साहब का बहुत अहम रोल रहा। उनकी जो डेट है जिस पे फिक्स होता था केस, उसमें एक डेट भी ऐसी नहीं है कि उसमें कुछ मतलब कोई प्रोसीडिंग ना हुई। उन्होंने मेक श्योर के उन्होंने उसके अंदर जो है कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स हो। अब उसके अंदर डिफेंस जो है उसने भी एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने जाहिर सी बात है आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल है, उन्होंने जो रेमेडीज़ अवेलेबल थी वो तो उन्होंने ली, लेकिन वो एटलीस्ट इतना करते थे कि जो विटनेसेस हम प्रोड्यूस करते थे उनको उसी डेट पे सारे क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी कंप्लीट कर लेते थे तमाम कौंसल्स। हालांकि वो 6-7 कौंसल्स थे लेकिन वो कंप्लीट करते थे। इसमें उनको भी शुक्रिया उनका अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक प्रोफेशनल एटीट्यूड इसके तरफ इख्तियार किया। बाकी प्रोसिक्यूशन जो थी उनके विटनेसेस हमेशा से तैयार रहते थे। हमने जो है वो मिनिमम एप्लीकेशंस जो थी किसी विटनेस को अगर समन करने के लिए फ़ाइल करनी हो तो हमने की, अदरवाइज़ हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फ़ाइल की। जबकि डिफेंस साइड से कॉपीज़ में कुछ डेफिशिएंसी थी और विदिन 7 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज़ चार्ज फ्रेम होना होता है। अब वो चार्ज फ्रेम होना था लेकिन उन्होंने जो है उसको चैलेंज कर दिया, हमें कॉपीज़ जो हैं वो डेफिशिएंट है। कोर्ट ने उनको सप्लाई कर दी कॉपीज़, बाकी हमने प्रोसिक्यूशन ने सप्लाई की, लेकिन कोर्ट ने उनको मज़ीद टाइम दिया ताकि ये ऑब्जेक्शन भी ना रहे कि जी हमें डिफेंस का टाइम नहीं दिया गया। उसके अलावा डजन्स ऑफ एप्लीकेशंस उन्होंने फ़ाइल की और वो भी कह सकते हैं कि डिले टैक्टिक्स थे उनके का, कुछ हद तक कहा जा सकता है कि जी डिफरेंट किस्म की कॉपीज़ लेने के लिए, इंसैनिटी की प्ली वाली और बहुत सारी। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है इस केस को मतलब ये अगर थोड़ा सा अगर हम कह लेंगे इन एप्लीकेशंस वगैरह की वजह से अगर थोड़ा सा भी डिले इसको हुआ हो तो हुआ हो, अदरवाइज़ जो स्पीडी ट्रायल था ये उसके तहत चला और बहुत जल्दी इसकी जो है हमने इवन 1 हफ्ते के अंदर 2 हमने डेट्स रखी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाकी केसेस भी होते हैं, सिर्फ एक ट्रायल को नहीं चलना होता। 450 केसेस अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस के और हैं तो वो तमाम क्रिटिकल नेचर के हैं, हमने उनको भी देखना है। तो अगर पर्सनल अपनी ओपिनियन दूं तो उसमें मैं यही समझता हूं कि मेरिट पे आई है जजमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो प्रोसिक्यूशन केस था ना, अब उसमें बाकी अक्यूज़ का रोल जो है वो भी बहुत क्लियर था। 2 एविडेंस उनके खिलाफ कम था, लेकिन अब अगर हम देखें ना जिस तरह से मेन प्राइम अक्यूज़ के खिलाफ तो एविडेंस आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब वो ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द स्पॉट, उसके DNA मटेरियल मैच हुआ, ब्लड सैंपल्स, उसकी जो कपड़े थे उन पे स्टेन्स, वो ब्लड स्टेन्स थे, वो वेपन ऑफ ऑफेंस जो था उसकी पोजीशन से रिकवर हुआ, वो उस पे स्टेन्स थे ये। और जो जिन दोनों का सज़ा हुई जो मुलाजमान है उनका भी DVR के अंदर क्लियर रोल पता लगता है कि वो जब छलांग मार के आती है तो उसको रोकते हैं, भागने नहीं देते। अब जो बाकी जो अक्यूज़ पर्सन हैं जिस तरह पेरेंट्स हैं और थेरेपी वर्क्स वाले हैं, उनकी एक कंप्लीट चेन बनती है।
अब CDR के ऊपर सिर्फ हम प्रोसिक्यूशन रिलाई नहीं करती, CDR के अलावा वो कहती है कि जी कोरोबोरेट करें बाकी चीज़ों के साथ भी। अब 7:04 पे मैसेज जाता है जाकिर जो फादर हैं उनका, ताहिर ज़हूर को, जो CEO हैं, और उसके बाद कॉल आती है, ठीक है। और उस कॉल के बाद जो है वो तकरीबन ज़ाहिर की एक कॉल है 7:29 PM। अब वो कॉल जो है बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि वो टाइम है जिस टाइम पे मर्डर कमिट हुआ है और उसने इन्फॉर्म किया, और वो बड़ी शॉर्ट सी ब्रीफ सी एक कॉल है। उसके बाद जब थेरेपी वर्क्स वाले पहुंचते हैं वो 8 बजे के बाद का टाइम है। सारी कॉल्स रिपीटेड हैं, एक तो कि बार बार कॉल हो रही है, एक थेरेपी वर्क एम्प्लॉय CEO को कर रहा है, फिर जाकिर को कर रहा है, पेरेंट्स को कर रहा है, और सारी कॉल जो हैं बहुत शॉर्ट हैं, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, इस तरह की कॉल है जिससे अपडेट करने के लिए किसी को की जाती है। ये चीज़ भी बहुत क्लियर है कि जब से उनको पता लगा ही वो मतलब 7:29 तो वो टाइम है कि मर्डर, उससे पहले भी वो उनसे कांटेक्ट में थे, उससे पहले भी दोपहर को तकरीबन 2-3 बजे के दौरान पेरेंट्स दोनों की, एक की 23 मिनट की बात होती है, एक की 17 मिनट्स की बात होती है, लेकिन इन सारे सिनेरियो के दौरान पुलिस को एक कॉल नहीं की जाती। उन्होंने डिफेंस एविडेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन उन्होंने डिफेंस एविडेंस के अंदर ये चीज़ नहीं दी कि ये देखें ये 15 को हमने कॉल की थी, ये हमारे पास इसका रिकॉर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, आप उधर स्पॉट पे पहुंच गए हैं, अगर आपने एक्यूज को लेट सपोज बांध भी लिया है वहां पे, तो आपने उसका क्या करना है अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? आर यू गोइंग टू रिमूव हिम फ्रॉम दैट प्लेस? और अगर इफ यू आर गोइंग टू रिमूव हिम फ्रॉम दैट प्लेस तो इसका मतलब तो ये है कि वहां पे वो अक्यूज अरेस्ट ही नहीं होगा स्पॉट पे। दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, दिस इज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। तो हमारा केस तो ये था, लेकिन कोर्ट ने ओवरऑल, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि CDR के ऊपर रिलायंस किस तरह से की जाएगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होना। ऑब्वियसली दोज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, कि हम ऑडियो रिकॉर्डिंग हर फ़ोन की नहीं होती और ना ही उसका रिकॉर्ड होता है कि हम बता सकें कि क्या बात हुई। तो वो इसलिए प्रोसिक्यूशन की एक स्टोरी और उसके साथ कोरोबोरेट करती थी चीज़ें जिनके ऊपर हमने फोकस किया। तो ये चीज़ें भी थीं जिनके ऊपर रिलाई करते हुए जो है वो उनको भी कन्विक्शन दी जा सकती थी। लेकिन कोर्ट ने एक बैलेंस्ड ओपिनियन, जो इसके खिलाफ जो मेन मर्डर का केस था, रेप के केस था, उन्होंने जो सज़ाएँ उसमें बनती थी, अबडक्शन का केस था, उसके अंदर उनको सज़ाएँ दी, और बाकी जो जिनके खिलाफ लैक ऑफ एविडेंस था उनको लैक ऑफ एविडेंस की बेसिस पे उन्होंने एक्विट कर दिया। अब वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि हम इसको जो है जो एक्विटल्स हैं उनको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारी डिलिब्रेशंस हो रही हैं इस पर। मैं अभी तो कुछ सर्टनली नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्या करती है। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व कर रही है, हमें भी अपने जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास पहले भी जितनी टेस्टिमनीज, अभी भी जितने केसेस आप देख लें, तो वो डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस के ऊपर ही उनको कैपिटल पनिशमेंट्स होती हैं। जब भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस आता है तो कोर्ट्स उधर से उसको लेसर पनिशमेंट की तरफ चली जाती हैं, लाइफ दे देती हैं और कम दे देती हैं। लेकिन हम तो इस प्रिंसिपल पे बिलीव रखते हैं कि ऑरल टेस्टिमनी में लाए बट डॉक्यूमेंट्स में नॉट लाए, कि साइंटिफिक एक्यूरेसी की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हुई हैं उनके ऊपर रिलाई करते हुए जो सज़ाएं हैं वो दी जा सकती हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स भी दी जा सकती हैं। अब इसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली 2021 में 2 जजमेंट्स आई हैं, एक मंजूर मलिक साहब की आई है और वो है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 362, और एक है सैयद मंसूर अली शाह साहब की, वो है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 550। अब जो 550 वाली है उसमें उन्होंने DNA टेस्ट रिपोर्ट को एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे कहा। इसी तरह मंजूर मलिक साहब ने भी इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो 164 आर्टिकल 164 QSO के अंदर आता है कि मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर जो आई हैं उसकी इंपॉर्टेंस को बताया। अब हम भी यही कहते हैं कि इसी के ऊपर रिलाई करते हुए केस को आगे चलाना चाहिए। जैसा नूर मुकद्दम केस की अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसके अंदर जो DVR, जो CCTV फुटेज का एविडेंस है, वो सिर्फ एक DVR या CCTV फुटेज नहीं है, उसको आप एक लास्ट सीन एविडेंस के तौर पर ट्रीट करें। क्यों? क्योंकि वो जो डिसीज्ड है वो शी वॉज अकम्पनिंग द अक्यूज पर्सन, प्राइम अक्यूज पर्सन इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर जो लाइफ है, और उसमें उसके साथ होती है। उस DVR जो है वो गेट के ऊपर फोकस रखती है, जो बंदा एंटर हो रहा है पता लग रहा है, जो बंदा बाहर जा रहा है पता लग रहा है, और उस ड्यूरेशन के दौरान जो है वो कोई और बंदा एंटर नहीं करता,
वो जो डिसीज्ड है वो उधर ही उसके साथ रहती है और आफ्टर उसका मर्डर हो जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज के एविडेंस के बाद तो चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। एक बंदा कोई आया ही नहीं, एक पोजीशन में एक बंदा जिंदा आपको नज़र आ रहा है और बाद में उसी की पोजीशन के अंदर अगर उसकी डेड बॉडी मिलती है तो कोई चीज़ें क्लियर है। अब उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय करना चाहिए, CDR एविडेंस के ऊपर रिलाय करना चाहिए, DNA टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर रिलाय करना चाहिए। इनसे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। अब एक विटनेस जिसने 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले एक अकरेंस देखी है, अगर आप उससे आगे पूछेंगे कि जी ये काम आपने कितने बजे किया एग्जैक्टली, तो एक कहेगा 8:30 बजे किया, दूसरा कहेगा 9 बजे किया। टाइम्स में डिफर, कोई सीक्वेंस में डिफर कि पहले कौन आया फिर क्या गया, लेकिन वो इतना डेट्रीमेंटल है मर्डर के केसेस के अंदर कि हल्की सी कॉन्ट्राडिक्शन भी आपकी आई तो आपका केस खत्म। साइंटिफिक एविडेंस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आ सकती ना। एक DNA टेस्ट रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, आप उसको कुछ भी कर लें लेकिन आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं यही समझता हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस इसके ऊपर कोर्ट्स जो हैं उसको भी अमल करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन भी इस मामले में चल रही है आगे कि साइंटिफिक एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा सर्कमस्टांशियल एविडेंस की फॉर्म में लाया जाए। सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं जिस तरफ जूरिस्प्रूडेंस को लेके जाएंगी उसी तरफ ही वो उस आगे जो केस है उसका फेट डिसाइड होगा। अब अगर आज इस केस के अंदर सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो CDR एविडेंस के ऊपर उसको जिस तरह से कोरोबरेट होता है और एक वो चेन जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको वो बनती है, अगर उसके ऊपर रिलाई करते हुए कोर्ट्स कन्विक्शन देती हैं सुपीरियर कोर्ट्स, तो ये एक आगे आने वाले केसेस के लिए मिसाल होगा जिसके अंदर हम जिस तरह से बाकी जजमेंट्स कोर्ट करते हैं ये भी जजमेंट कोर्ट किया करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिलाई करते हुए ये दिया। और आई एम वेरी श्योर कि ये केस ऐसी नेचर का है जिसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस जो है एक नई डेवलप होगी और उसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर नई एक राहें जो हैं वो ओपन होंगी। आर्टिकल 164 जो है QSO का, उसके अंदर ये क्लियर तो कर दिया है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनकी बेसिस पे कन्विक्शंस में बी अबॉर्डेड। ठीक, अब उसी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे वो जो चीज़ है, जब साइंटिफिक एविडेंस से एक चीज़ क्लियर होगी तो कन्विक्शन शैल बी अवॉर्डेड। और मैक्सिमम पेनल्टी, जब आप कन्विक्ट कर रहे हैं एक बंदे को तो फिर तो आप मैक्सिमम पनिशमेंट भी दें ना। एक साइंटिफिक एक्यूरेसी को आप गोल्ड स्टैंडर्ड कह रहे हैं तो उसके बाद तो डेथ पेनल्टी कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद तो गुंजाइश नहीं रहती कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का वो केस है और उसके अंदर जो है वो लेसर पनिशमेंट होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर काफ़ी चेंजेस जो हैं वो जूरिस्प्रूडेंस में आएंगी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस के अंदर डेथ पेनल्टी एक हमारे लिए जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 164 के अंदर जब ये चीज़ मेंशन कर दी कि कन्विक्शन में बी अवॉइडेड तो उसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं रख दी गई, लेकिन अब कोर्ट्स हैं कि उन्होंने डिसाइड करना है और वो कोर्ट्स जो हैं वो उसके अंदर यही चीज़ को आगे मेंटेन भी रख सकती हैं। और वी आर होपफुल कि जिस तरह से प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में कोरोबरेट करती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर DVR है तो साथ DNA एविडेंस भी है यहाँ पे, और ह्यूमन ब्लड जो है उसका डिटेक्टेड, DNA प्रोफाइल डिटेक्टेड, उसकी स्पॉट के ऊपर उसकी जो अरेस्ट है, और जो अक्यूज हैं उन जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं उनकी अपनी स्टेटमेंट्स जिसके अंदर वो ही डिफेंस लेते हैं कि जो, तो उन चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और वो मैं ये समझता हूँ कि वही डेथ पेनल्टी जो है वो अपहोल्ड होगी कि ऐसा डिसीजन ये मेरिट के ऊपर हुआ है और प्रोसिक्यूशन एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस आता है तो वो जाहिर सी बात है कि कोर्ट्स कोई भी जजमेंट दे सकती हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद के अंदर जो पहले है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट था नहीं, 2021 में जो है वो इसका वजूद में आया और हम FPSC के थ्रू जो है इंडक्शन हुई है हमारी और हम इसके अंदर जो है एज एन ऑफिसर्स आए हैं। हमारी यही कोशिश है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से बनाया जाए। जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले भी कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है हमारे यहाँ पे वो इंग्लिश के अंदर कराई जाती है और तमाम हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का मोड है उसके अंदर उर्दू में लिखी जाती है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस एग्जामिनेशन इन चीफ में जब हम उनको तैयार करवाते हैं तो उन्होंने आगे बोलना है और हमने उसको ट्रांसलेट करके उनकी प्रॉपर वर्डिंग के अंदर लिखवाना। अब जिस तरह नूर मुकद्दम केस के अंदर ही जो IO था उसकी जब इन चीफ हो रही थी तो वो 3 घंटे तक उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ चली और वो 3 घंटे तक उसने डिफरेंट अपनी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने चीज़ें की उसने बताया और उसको वो मैंने लिखवाया।
अब इसमें मैं समझता हूं कि लॉ ने जब कह दिया कि 365A के अंदर कि प्रोसिक्यूटर शैल लीड द ट्रायल, तो उसमें प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो गई कि उसने वो उस ट्रायल को पूरे को लेके चलना है और उसने ही एक प्रोसिक्यूशन स्टोरी को बनाना है, उसके मुताबिक विटनेसेस को तैयार करना। हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि हम नूर मुकद्दम केस के अलावा और भी, जैसा हमारे पास उस्मान मिर्ज़ा केस भी चल रहा है, और भी हमारे पास जितने भी केसेस हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के स्पेशल केसेस जितने भी हैं या और भी केसेस हैं, उनके अंदर जितनी हद तक हम इम्प्रूवमेंट ला सकें हम लाएं। और उसके लिए हम पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी इन लाइजन हैं, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम कुछ हमारी भी कंडक्ट हो रही हैं, उनकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो नॉलेज है लिमिटेड उनसे उनको बताएं। तो वी आर वेरी होपफुल फॉर द जस्टिस सिस्टम इन इस्लामाबाद।